ये कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कि बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। कितना अजीब है ना कि पहले इस विश्वविद्यालय में देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। वहीं अगर हम आज की बात करें तो वहीं आज देश विदेश से लोग इसके अवशेषों को देखने के लिए आते हैं। यह विश्वविद्यालय में टोटल 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और इन्हें पढ़ाने के लिए 1500 शिक्षक थे। यह विद्यालय में 9 मंजिला इमारत थी, जो कि लाइब्रेरी था जिसका नाम था आपका धर्मगुंज, जिसमें तीन लाइब्रेरी को अलग अलग भागों में बांटा गया था। पहला जो बिल्डिंग था उसका नाम रखा गया था आपका रत्नरंजिका, दूसरा रत्नदधि और तीसरा था रत्न सागर। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि इस 5वीं सदी में इसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम द्वारा किया गया, फिर उसके बाद हर्षवर्धन, फिर उसके बाद देवपाल। यहाँ तक कि पाल वंश के ग्रेटेस्ट जो राजा थे धर्मपाल, उन्होंने 200 गांव को भी दान में दिया था। लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ कि 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नामक व्यक्ति आता है और इस विश्वविद्यालय को जला करके चला जाता है। तो वही उस कहानी को हम लोग जानेंगे कि आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने क्या किया, जला करके ध्वस्त कर दिया और किसी को भी वहां पे नहीं छोड़ा। न केवल नालंदा विश्वविद्यालय को बल्कि भागलपुर में अवस्थित विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसे भी उसने जला करके ध्वस्त कर दिया। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं वो कहानी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग की अग्नि में क्या किया, झोंक दिया। तो ये कहानी है बख्तियार खिलजी की, जो कि 1193 ईस्वी में बिहार में प्रवेश किया था। यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था और फतह करने के लिए ऐसा माना जाता है कि बिहार में जो सफल आक्रमण जो है वो बख्तियार खिलजी ने किया था। और उसने क्या किया, इसके प्रकोप से न केवल अपने पूरे साम्राज्य पर स्थापित करने के लिए उसने तमाम ऐसे लोगों को मारना और तमाम मंदिरों को क्या किया, ध्वस्त करना स्टार्ट कर दिया था। और इसी में इसी की तरफ उसका जो रुख पड़ता है वो नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ पड़ता है। वो कैसे पड़ता है कि एक बार बख्तियार खिलजी जो है वह बीमार पड़ जाता है, बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। ऐसे में उसके जितने सारे जो वैद्य हकीम थे जो कि उसका इलाज कर रहे थे, वो इलाज कर पाने में असफल हो रहे थे। उनके तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो बख्तियार खिलजी को ठीक नहीं कर पाया। ऐसे में वो एक फरमान जारी करता है कि जो मुझे जल्द से ठीक कर देगा मैं उसे एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। ऐसे में उस साम्राज्य के यानी कि मुस्लिम संप्रदाय में जितने भी वैद्य हकीम रहते हैं उनका इलाज करने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाता है। ऐसे में ही नालंदा विश्वविद्यालय के राहुल श्री बोल करके एक बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता रहते हैं। उनको यह बात खबर लगती है तो वो क्या करते हैं, जाते हैं उसका इलाज करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो जो राहुल श्री भद्र जो हैं वो जैसे ही बख्तियार खिलजी के पास जाते हैं इलाज करने के लिए, तो ऐसे में बख्तियार खिलजी ये जान जाता है कि ये जो है क्या है, एक या हिंदू ब्राह्मण है। और इसने तुरंत क्या करता है, शर्त रख देता है। शर्त में यह रखता है कि तुम इलाज तो मेरा करोगे लेकिन वो किसी भी प्रकार का कोई हिंदू दवाई नहीं होना चाहिए, कोई आयुर्वेद नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में राहुल श्री भद्र जो है वो काफी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि यह व्यक्ति जो है वह ठीक हो जाए। यह शर्त रखने के बावजूद भी वह हिम्मत अपना नहीं हारते हैं, तो बोलते कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मौजूद है। और ऐसे में तुरंत फिर बख्तियार खिलजी कहता है कि अगर तुम मुझे ठीक कर पाने में असफल रहे तो तुम्हें अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। इस शर्त को भी क्या करते हैं, राहुल श्री भद्र मान जाते हैं। उसके बाद हुआ यूं कि राहुल श्री भद्र क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि बख्तियार खिलजी जो है उसे कुरान पढ़ने का बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, आदत रहता है। मतलब प्रत्येक दिन क्या करता है, वो कुरान पढ़ता है। तो ऐसे में राहुल श्री भद्र क्या करते हैं, उस कुरान की किताब को ले जाते हैं। ले जाने के बाद पूरा जो दवाई है, पूरा दवाई का जो लेप है उसको क्या करते हैं, पूरे पन्नों पे क्या करते हैं, वो लगा देते हैं। लगाने के बाद उस पन्ने को सुखा करके फिर उस जाकर के उसे बख्तियार खिलजी को सौंप देते हैं। और वो कहते हैं कि जितना जल्दी तुम इस किताब को पढ़ोगे, जितना जल्दी तुम इस कुरान को पढ़ोगे, उतना जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। तो ऐसे में सोचता है कि मेरे शरीर की जो अवस्था है वो बहुत ज्यादा बिगड़ तो गई है और मैं काफी दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तो एक काम करता हूँ, खुदा की इबादत ही कर लेता हूँ। ऐसे में वो किताब लेता है और दिन भर बिस्तर में पड़ा ही रहता है। तो क्या करता है, वो किताब को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे वो कुरान की किताबों को पलटता है और पढ़ना स्टार्ट करता है, तो जैसे वो पढ़ता है तो पेज को क्या करता है, पेज जब चिपक जाता है तो उसे क्या करता है, अपने जीभ से टच करता है, फिर वो क्या करता है, पेज को पलटाता है। तो ऐसे करते करते वो क्या करता है, उस लेप जो लगा रहता है उस कुरान की किताब में, वो लेप क्या करता है, उसके मुख में पड़ता है, जीभ में पड़ता है। तो यानी कि दवाई का जो अंश है उसकी जीभ में यानी कि मुख में वो चला जाता है। ऐसे करते प्रत्येक दिन वो करता रहता है और ऐसे करते करते वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद जब उसके शरीर में जब सुधार महसूस होने लगता है, तो जब वो पूरी तरह जब ठीक हो जाता है, उसके बाद राहुल श्री भद्र वहां से चले जाते हैं। तो ऐसे में वो समझ नहीं पाता है कि आखिर में ऐसा हो गया। बख्तियार खिलजी जो था, ठीक है, मतलब यहाँ पे उसकी उस मंद बुद्धि का, उसका दिमाग का हम लोग को देखने को यह मिलेगा
कि वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद उसके मन में ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर में ऐसा क्या उसने दवाई लगा दिया, दवाई दे दिया, उसने बिना दवाई खाए हुए या बिना औषधि के मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। आखिर ये जो विद्वान है, ऐसे विद्वान जो वो हमारे संप्रदाय में क्यों नहीं, हमारे कौम में क्यों नहीं है। तो ये बात जो उसको बहुत ज्यादा हर्ट कर जाता है और ऐसे में वो क्या करता है, किसको बता देता है कि वह जो राहुल श्रीभद्र है, पूरा जो ज्ञान की जो शाला है, पूरा जो ज्ञान का जो कुंड है, वो पूरी तरह से इसी नालंदा महाविहार में है। वो क्या करता है, उठता है और अपने पूरे सैनिकों को ले जाकर के पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है। तो यह जो बख्तियार खिलजी कि इस नासमझ ने, जबकि वो ठीक हो गया था, कोई व्यक्ति अगर ठीक हो जाता तो वो क्या करता, उसे बुला करके उपहार स्वरूप भेंट करता, उसका सम्मान करता। लेकिन ये बेवकूफ क्या करता है, उसी राहुल श्रीभद्र जी द्वारा ठीक होने के बाद वो क्या करता है कि उसको ये मन में मतलब ये चोट घर कर जाता है कि आखिर में यह जो विधान है, यह जो विधि है, हमारे लोग क्यों नहीं इससे वाकिफ हैं। तो इतना बड़ा ज्ञान का केंद्र होने के बावजूद क्या करता है, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है और जाकर के न केवल नालंदा विश्वविद्यालय को बल्कि भागलपुर में स्थित विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी क्या करता है, या तहस नहस कर देता है। तो यह थी एक छोटी सी कहानी नालंदा विश्वविद्यालय के जलने की। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।